अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बड़ा अहम मुतालबा सामने आया है। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार वतन वापस आ जाएं। ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा महंगाई के बायस नून लीग की क़यादत को अवाम के शदीद रद्द अमल का सामना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से जो पार्टी है उसमें बेचैनी बढ़ रही है और नवाज शरीफ चाहे अक्टूबर में वापस आ जाएं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार फौरी तौर पर वतन वापस आएँ, क्योंकि एक अहम मसला ये भी सामने आ रहा है कि मुआशी बहरान से जो नून लीग का वोट बैंक है वो भी मुतासर हो सकता है। लिहाजा इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेना होगा और फौरी तौर पर इन दोनों को वतन वापस आना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल भी खासा गर्म है। पीपी और नून लीग के मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात भी सामने आने लगे हैं। वो इत्तेहाद जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए बनाया गया था, अब वो दस्तो गिरबा होने को है। हमने देखा था कि चीनी के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनके दरमियान कुछ इल्ज़ामात भी सामने आए थे, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। और साथ ही साथ जो सियासत की तलखियाँ हैं वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन आवाम की ज़िंदगी में चीनी की बढ़ती कीमतों ने मज़ीद तलखियाँ भर दी हैं। चीनी की कीमतें कैसे कम होंगी, कौन इसका नोटिस देगा, इसका जिम्मेदार कौन है, इस मामले का फ़िलहाल तयन नहीं हो सका है। एक और आज मामला हमने ये भी देखा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया गया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अदालत का नोटिस जारी करने वाले और जवाब तलब करने वाले जो जस्टिस अमजद रफ़ीक हैं उनका मुल्तान बेंच में तबादला कर दिया गया। ये भी बड़ा अहम मामला था। और अभी एक अहम अपडेट ये भी आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ गई है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि ऐसा ही मामला हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस उनको अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। एक बार फिर से ये खबर आई है कि उनको आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम कुछ बिजली की कीमतों के हवाले से भी बात करेंगे। अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है और वजारत खजाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को अरसाल कर दिया है और निगरान वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ये कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन तफसीलात अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या अब अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है या अभी भी सिर्फ बातें ही की जाती रहेंगी? इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर आज हमने ये भी देखी है कि सिंध में माफियाज के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो हाइड्रेंट माफिया है, इसके अलावा स्मगलिंग है, स्ट्रीट क्राइम है, कच्चे के डाकू हैं, सिंध में अमन व अमान के क़याम के लिए अब ख़ास तौर पर बड़े इक़दाम उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो क्या ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो नतीजा खेज़ साबित होंगी? क्योंकि सिर्फ कहना तो बहुत पहली बार भी हमने देखा है कि पहले भी इस तरह की बातें और दावे किए गए हैं, लेकिन अमल दरामद उस तरह से नहीं किया गया है। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल, मुआशी बहरान मुस्तकबिल में नून लीग के वोट बैंक को मुतासर कर सकता है? ख्वाजा आसिफ ने जिन खदशात का इजहार किया है उसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुस्तकबिल का बहरान जो है, वो महंगाई का बहरान, वो बिल्कुल नून लीग की गर्दन पे है। पीपल्स पार्टी और JUI पे भी इससे मुतासिर होंगे। कोई भी PDM की हुकूमत से बच नहीं सकेगी। शुमाइला, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये चीनी का मामला है, चीनी के मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है पंजाब की, ये खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के चंद मंदरजात में आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको अंदाजा होगा कि ये चीनी के साथ मुंसलिक कारोबारी बड़ी सियासी शख्सियात व दीगर शख्सियात कैसे फायदा उठाती हैं। जनवरी 2023 में वजीर तिजारत नवीद कमर साहब ने प्रपोज किया कि हमारे पास चीनी सरप्लस है ECC को, लिहाजा इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब जनवरी 2023 को ECC इस फैसले को एंडोर्स करती है और इस ECC के फैसले को उस वक्त की वफाकी काबीना, जिसको हेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब जो खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पे आई है उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि इस चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसमें मेन वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई है।
क्योंकि चीनी की कीमत की डिटर्मिनेशन शुगर केन कमिश्नर करता है। हर जिले के लेवल पे वो चीनी की कीमत का तयन करता है। और जनाब लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से कि शुगर केन कमिश्नर को इस चीज से रोका जा सके कि वो चीनी की जो कीमत है उसका तयन ना करे। अब ये पिटीशन जो है, ये पिटीशन गई इस लाहौर हाई कोर्ट में, और ये पिटीशन जब 4 मई को पहली इसकी हेयरिंग हुई, फिर 1 अगस्त को दोबारा हेयरिंग हुई, और अभी भी हुक्म इम्तनाई बरकरार है। 20 सितंबर को इसकी दोबारा हेयरिंग होगी। आप मुझे बताइए, जब शुगर केन कमिश्नर चीनी की कीमत का तयन नहीं कर सकेगा और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकेगा, तो चीनी के जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो तो शूतरे बेमार काम कर रहे हैं। अब आजिए कि चीनी की कीमत बढ़ी कैसे। चीनी मिल में पड़ी हुई है। चीनी खरीदी ए ने, उसने 200 रुपए में खरीदी, उसने बी को बेचा 220 में, बी ने सी को बेचा 230 में, और यूं व्हाट्सएप के ऊपर एक ट्रांजैक्शन हुई और स्टॉक जो है वो एक ही है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, और पड़ा स्टॉक जो है उसकी कीमत इंक्रीज होना शुरू हो गई। ये दूसरा नुक्ता है। अब हमारी अगर लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई ना देती और जो शुगर केयर कमिश्नर है वो कीमत को तयन करता, उसकी मॉनिटरिंग करता, तो शायद ये क्राइसिस जन्म ना लेता। अब आ जाइए कि चीनी से मुंसलिक लोग कौन है। चीनी से मुंसलिक मिलों के मालकान जरदारी हैं, शरीफ है, तरीन है, और है। अब इन तमाम के जो हुकूमत में बैठे हुए थे, एक का भाई वजीर आजम, एक का पार्टी का नुमाइंदा वजीर तिजारत, इन्होंने तय किया कि जनवरी में हमारे पास सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर दो, अगस्त में क्राइसिस है, इंपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर ये कार्टलाइजेशन ने घुमाया हुआ मामले को। मैं चीनी की तो मैंने आपको बात बता दी। अब आप देखें, उन अल्फाज के ऊपर आप आ जाइए जो मैं आपकी इसी जगह पे बैठ के मैंने कई माह पहले कहा था कि इलेक्शन करीब आने दीजिए, ये एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबा होंगे। अब आप देखिए कि अब वो कह रहे हैं कि ये फैसला वजीर तिजारत नवीद कमर ने किया। नवीद कमर साहब ने इसलिए किया कि जरदारी साहब की चीनी की मिले उनको फायदा देना था। नून लीग वाले कहते हैं वजीर आजम साहब और वजीर खजाना जो अरस्तू बन के यहाँ पे आए थे इकॉनमी को चलाने के लिए, उन्होंने जनाब 14 माह हुकूमत की और थकावट उठाने के लिए दोनों लंदन चले गए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अल्लाह को मानो, वापस आओ भाई, हम अकेले गालियां क्यों खाएं। ये वो अमल है। अभी तो आप इनके शुगर कोटेड चीजें देख रहे हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे पकड़न पकड़ाई ज्यादा शुरू होगी, जैसे जैसे पकड़ धक्कड़ का अमल शुरू होगा, फिर देखिएगा ये एक दूसरे के खिलाफ वादा गवाह भी बनेंगे, राज भी उगलेंगे। लेकिन ये बात तय है कि माफी किसी को नहीं मिलेगी। जिसने जितना जिस कदर उसका जोर था इस मुल्क को लूटा है, उन मामले को उनसे वसूलियां की जाएंगी। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, जरा आप हमसे इस मामले पर शेयर कीजिएगा कि क्या वाकई मुआशी बहरान नून लीग का वोट बैंक मुतासिर कर सकता है। साथ ही साथ चीनी के मामले पर आप क्या कहेंगे, और जो इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं तो वो रोमांस जो था दोनों जमातों में वो खत्म हो चुका। देखिए, पहली बात तो ये है कि नून लीग का वोट बैंक उस तरह मुतासर नहीं होगा जिस तरह के सोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है। ये ज़रूर होगा कि अभी नून लीग का वोटर जो है वो अभी नाराज़ बैठा हुआ है, और जब कारकुन के इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी और उम्मीदवार जो है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो वो यकीनी तौर पे उन्हें मना लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नून लीग का वोटर जो है वो नाराज़गी की वजह से किसी और जमात को वोट करना शुरू कर देगा, बिल्कुल भी नहीं इस तरह होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो उम्मीदवारों के लिए मुश्किल टाइम होगा। उनको हर अपने हलके में जितने भी नून लीग के कारकुन हैं उनको बनाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी और उनको तसल्ली भी देनी पड़ेगी, और जो गलतियां कुताहियां हुई हैं उसके ऊपर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमा चुके हैं कि वो अपने हलके में जाके लोगों को वजूहात बता रहे हैं कि ये मसाइल थे जिसकी वजह से महंगाई जो है इस कदर बढ़ी। लेकिन ये है कि उनके पास मुकम्मल अथॉरिटी नहीं थी और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से खराबी हुई है। तो ऐसा ही है, जब बाकी लोग भी आएंगे तो ये अपनी अपनी जमात को उसके कारकुनों को राजी कर, यानी आपको लगता है कि इस तरह से नून लीग का वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। अच्छा मुनव्वर, एक सवाल आपसे और है परवेज इलाही के मामले पर। यह खबर आई है कि उनको दोबारा FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पकड़म पकड़ाई का खेल किस तरह से जारी है? देखिए, ये तो बराह रास्त अदलिया के मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। उसके बाद उनको घर पहुंचने से पहले पकड़ लिया गया।
उनकी उस गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भी उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और उन्हें मजीद किसी और जो पहली जजमेंट थी लाहौर हाई कोर्ट की उसका एहतराम किया जाए। उसके बाद उनको रिहा किया। 3 एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे उनको रिहा कर दिया गया और 1 मिनट के बाद उनको फिर दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया। तो यहाँ पे अदलिया जो है वो उसकी बेबसी है। अब ये देखने वाली बात है कि अदलिया अपने फैसले को किस तरह मनवाती है। तो यानी मुझे आपको लगता यहाँ है कि पे जान बाजी छूटने के वाली नहीं है अभी? जस्टिस कार्नेलियस का मामला मुझे फिर यहाँ पे दोहराना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक बड़े मामले में जिसमें मुख्तदर ताकतें इन्वॉल्व थी, उस केस में उन्होंने कहा था कि भी मैं इसके ऊपर जजमेंट दूंगा और हुकूमत को माननी पड़ेगी। सही। और उस टाइम पे जो नेगोशिएटर आए थे हुकूमत की, उन्होंने कहा अगर हमने ना माना तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि मुल्क में फौजी हुकूमत चल रही है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इंटरनेशनल मीडिया को कॉल करूंगा और अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा कि मैं अपने फैसले पे अमल नहीं करा सका, इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहा हूं। तो अब ये जो जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने ये फैसला दिया है, अब उनके पास चॉइस यही है कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद कराएं या मीडिया को बताएं, बुला के कहें जी कि हम अपने फैसले पे अमल नहीं करा सके, इसलिए रिजाइन दे रहे। और मुनव्वर, आज तो हमने ये भी देखा है कि चौधरी परवेज इलाही को पहले तो ये किया गया था कि गाड़ी से उतारा गया था और इस्लामाबाद पुलिस अपने साथ ले गई थी, लेकिन आज हमने ये देखा कि उसी गाड़ी में एफआईए बैठ गए और उसी गाड़ी को ड्राइव करके अपने साथ ले गए। यकीनन एक अदालती अहकामात की बड़ी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इम्तियाज साहब, ज़रा आप हमसे ज़रा शेयर कीजिएगा, मुस्तकबिल में आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे नजर आ रहे हैं? क्या वो वक्त जो था अच्छा वक्त वो गुजर चुका, और साथ ही साथ क्या वाकई नून लीग का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है मुआशी बहरान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो नहीं समझता, जो इलेक्शन कैंपेन जब चलती है तो कोई एक इशू होता है उसके ऊपर चला दी जाती है। 2018 2013 उस बात की पूरी यानी कि सामने है, और 2008 के इलेक्शन आप देखेंगे तो कोई सारी चीज़ें यही चीख पुकार थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने वो सारा का सारा ख़त्म किया और पीपल्स पार्टी ना होते हुए भी, यानी इस तरह अक्सरियत नहीं हासिल कर सकती थी, वो आई, फिर उसने इज्तिमाई हुकूमत बनाई। 2013 में दूसरा एक इशू आया कि हम पेट फाड़ देंगे, मैं ये कर दूंगा, वो जो शहबाज शरीफ वाला था वो आ गया। 2018 में आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठने के बाद आ गया। ऐसा मेरे नुक्ता नज़र, मैंने जो अभी तक मेरी सहाफ़ती लाइफ है, इस तरह मैंने नहीं देखा कि कोई माहौल बनता हो, और बहुत सारे इस तरह के इलेक्शन हमने देखे सारी चीज़। लेकिन लोगों के सवालात हैं, जो भट्ट साहब एक बात फरमा रहे हैं, बात सही है कि वर्कर को आपने कन्विंस करना। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी गुफ्तगू होती है पंजाब में दोस्तों से, या जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी हमारे दोस्त जानने वाले हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की जो सबसे बड़ी नाराज़गी है वो शहबाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग की इस वक्त की क़यादत है उससे है, और नवाज़ शरीफ की अदम वापसी की वजह से। वो ये कहते हैं कि ये कैसी लीडरशिप थी कि इसकी हुकूमत के अंदर जो मेन नवाज शरीफ थे वो वापस ना आ सके। अब ये एक अलहदा बात है कि नवाज शरीफ, मेरे नज़रिए के मुताबिक नवाज शरीफ में कुव्वत फ़ैसला की कमी थी, है और अभी भी है। यानी आगे वो क्या करते हैं, अचानक चेंज कर लें अपना फ़ैसला, कोई भी वजह उसकी हो सकती है कि जी ज़्यादा उम्र है या बहुत सारी, क्योंकि हमने ये भी देखा था जब वो वापस आए थे 2000 जो एग्ज़ाइल में गए थे और जो वापसी हुई थी 2008 वगैरह में, तो उन्होंने इस नारे को सख्ती से मना कर दिया था और एक बड़े जलसे हम में कहा था, जब लगा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने शटअप कॉल दी थी नारा लगाने वाले को, बोला जी इसको छोड़ दें इस नारे को। मैंने कदम बढ़ाया था, जब मैंने पलट के देखा था कोई नहीं था साथ में। तो वो नाराज़गी यही है कि जी अब उनका लीडर है वो क्यों नहीं आ रहा, और हालांकि मैं समझता हूँ इसके लिए चले गए जो उस वक्त की, तो अभी भी जो है वो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वर्कर इसलिए नाराज़ है कि उसकी लीडरशिप वापस नहीं आ रही। अब उस पर शहबाज शरीफ पर नाराज़गी ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है कि चीनी है, चीनी तो अयूब खान के दौर में लोग कहते हैं कि अयूब खान की हुकूमत इसलिए चली गई थी, चीनी महंगी हुई, फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ, फिर पीटीआई के पिछले दौर में हुआ, और ये जो अभी काशिफ रिपोर्ट बता रहे थे, सेम ये रिपोर्ट बशीर मेमन साहब ने एफआईए के जब वो थे उस वक्त की थी, जब जहांगीर तरीन के खिलाफ ये मामला पेश आया था कि जनाब ये चीनी इस तरह है, व्हाट्सएप पे बिक रही है,
वो उसमें एक बड़ा, मैं किसी कम्युनिटी के हवाले से, एक कम्युनिटी के लिए बड़ा मशहूर है ना कि वो घर में ही तय कर लेते हैं, फिर बोलते हैं अल्लाह की कसम है घर का खरीद रेट ये। जी। तो उस तरह की ये बात व्हाट्सएप वाली है कि ये सारी चीज़ें, ये ऐसी जो हमारे कार्टेल हैं वो चलते हैं। सियासतदानों की ब्लेसिंग ज़रूर है, लेकिन जो हमारी जो ताकतवर माफिया है वो इसके अंदर है। देखें, हम जागीरदारों के खिलाफ बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान में जागीरदार नहीं है। अगर जितने वडेरे हमारे मिलकर आटे की कीमत 2 रुपए नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और शहर में बैठे हुए जो सरमायादार 2 बैठ के कीमत बहुत बढ़ा सकते हो। दूसरी जो एक बात में शुमाइला, ये जो अभी भट्ट साहब कह रहे थे अदलिया की तौहीन है, अदलिया के फैसलों की तौहीन है, अदलिया के इंसाफ की तौहीन नहीं है। जिस दिन हमारी अदलिया इंसाफ करना शुरू कर देगी, ये कहीं हुआ है जो जस्टिस कार्डिनल्स या जो भी हैं, उन्होंने इस तरह फैसले दिए हैं कि अगर किसी के जहन में भी कोई मुकदमा आए उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर लॉ और आइन के मुताबिक अगर फैसले होंगे तो उनकी बेतुकोरी नहीं होगी। जब आइन से और कानून से हटके अपने ख्यालात के मुताबिक फैसले करेंगे ताकत के ऊपर। लेकिन अभी तो हमने देखा कि वो गाड़ी से उतारने की भी जहमत नहीं की और परवेज इलाही को उसी गाड़ी में एफआईए वाले ले फिर गए। अब वो फुटेजेस हमने सपोर्ट की थी जब ये परवेज इलाही को जिस तरह डंडा डोली करके उठाया गया था, हमने की थी। लेकिन जो 4 से 6 शुमाइला फुटेजेस सामने आई हैं, वो कुछ और कहानी कह रही हैं, वो कुछ और कहानी कह रही हैं, और वो सारी चीजें भी सामने हैं। जी काशिफ, क्या कह रहे हैं? शुमाइला, परवेज इलाही साहब को एफआईए ने, देखिए इस्लामाबाद पुलिस ने रिहा किया, एफआईए ने नहीं बल्कि सीटीडी के एक मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया है, गाड़ी समेत ही ले गया सीटीडी। अच्छा। सीटीडी का एक मुकदमा नंबर है 3/23। अब परवेज इलाही साहब को उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सीटीडी की हिरासत में है। अब सीटीडी के मुकदमे को दोबारा अदालत में लेके जाया जाएगा और फिर एक नया प्रोसेस शुरू होगा। मसला गिरफ्तारी नहीं है, मसला रिकवरी है। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे अवामी रिलीफ की, क्योंकि वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को अरसाल कर दिया है। ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत की कोशिशें तो जारी हैं कि किसी ना किसी तरह आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए और इसी हवाले से एक नया प्लान भी IMF को अरसाल कर दिया गया है। मुनव्वर, कुछ उम्मीद है कि इस बार IMF को राम कर लिया जाएगा? नहीं, बात यह है कि ये हुकूमत की नेक नीति के ऊपर है। अगर हुकूमत ने मुनासिब प्लान दिया जिससे वो जितनी रकम का रिलीफ देना चाह रहे हैं उसके मुताबिक दूसरे मद से वो उतने पैसे की सेविंग करते हैं या उतनी रकम जो है वो नए ज़राए से जनरेट करते हैं, तो IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हुकूमत की ये पॉलिसी है नहीं। शायद हुकूमत जो है वो सिर्फ वक्त गुजारो मुहिम के ऊपर लगी हुई है। जिस तरह ये डायलॉग का सिलसिला और एंड ऑफ द डे कह देगी कि हमने तो बड़ी एफर्ट की लेकिन IMF नहीं माना और हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हमारी मुल्क की मईशत इस टाइम पे वैसे ही वो डावाडोल हुई है, तो अवाम मजीद कुर्बानी दें और थोड़ा बर्दाश्त करें। तो इस तरह की बात नहीं। ये हुकूमत की नेक नीति पे अगर हुकूमत की नीयत ठीक हुई तो ये IMF को काबिल अमल प्लान दे देंगे और उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है और सिर्फ ये वक्त गुजारो पॉलिसी के ऊपर डंग टपाओ, तो फिर ये वक्त गुजर ही जाएगा। लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं उससे तो लगता है कि वो काफ़ी सीरियस हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम कर दें। देखिए, वो अगर आम आदमी होते तो यकीनी तौर पे उनकी बात जो है ना वो मुझे भी समझ लग रही होती है और आपको भी समझ लगी। वो एक अमीर आदमी है, एक ट्राइबल बेल्ट के वो एक सरदार है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वहाँ पे बलूचिस्तान में वैसे भी बिजली का बिल देने की कोई रवायत नहीं है न, बेशतर इलाके बलूचिस्तान के और KP के वहाँ पे बिजली की बिल देने की आदत नहीं है लोगों को। और जो अभी भी जो बाबडा ने जो अदादो शुमार जारी किए हैं उसमें 5 जो कंपनियां हैं डिस्कोस, वो उनके ऊपर वहाँ पे उन डिस्कोस में बिजली चोरी का रुझान बहुत ज्यादा है और उसमें नंबर 1 पे पेशावर और नंबर 2 पे कोयटा है। ठीक है। इम्तियाज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं मुनव्वर साहब की बात से कि आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, होना वोना कुछ नहीं है? देखिए, इसमें ज़ाहिर है कि अभी तक जो प्रैक्टिस है वो तो यही है, लेकिन जो हमारे दूसरे कोई एक इकनॉमिक्स हैं
उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स बताए हैं कि वहाँ से आप विड्रॉ करके इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं और उसमें IMF से डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IMF को तो आप वो पैसे वापस कैसे करेंगे उसकी उसको उससे इसकी मतलब है। सेटिस्फेक्शन चाहिए। और कल हमने बोला कि अगर आप हैं तो मुस्तकिल इसका कोई बंदोबस्त कर लें, ये टैक्स लगा दें शॉप्स के ऊपर, अभी भी है उसमें कोई इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है कि सारे मामला तो हर दुकान पे 100 रुपये रोज का है, वो तो जो सब 5 से दुकानदार आपके खिलाफ ना हो जाए। नहीं भले हो जाए, वो तो दुकानदार हम सबके खिलाफ है, माल बनाने में सबसे आगे रहते हैं वो, कम तोलने में भी आगे हैं, सबकी बात नहीं होती, देखें हर जगह होते हैं कम तोलने में ये। और ये जो मॉल्स का है ना, जैसे फला स्टोर जहाँ पे ग्रोसरी का सामान आपको, उसने और तबाही मचाई है। महंगाई का सबब एक वो भी है, 1 मिनट में उनके हज़ारों कस्टमर होते हैं, वो बढ़ा देते हैं, परवाही नहीं होती, बिलिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो इलाके में परचून की दुकानें थी तो उसकी वजह से बहुत सारी मैनेजमेंट रहती थी। तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स की वसूली का कहीं ना कहीं मामला करना है ना, कि भाई सुपर टैक्स भी हो जाए, दूसरी चीज़ें भी होएं जो मजमूई तौर पे कलेक्ट कर सकते हैं। भाई ये भी बिजली के बिलों में भी कलेक्शन है ना, तो आप वो दुकान के थ्रू कर लें, ताकि एक आपके पास लमसम एक ह्यूज अमाउंट आएगा। बिजली के बिल को देख के तो इम्तियाज साहब ऐसे लगता है सारे जहान के टैक्स सिर्फ बिजली के बिल में ही है। ये इसीलिए ना गुंजाइश उसको के लिए कहाँ आप लगाएं? देखें, मैं फिर आपसे कहता हूं कि ये सिर्फ बिजली का बिल मसला नहीं है पाकिस्तान में, इसके बिहाइंड बहुत सारे मसले हैं जो छुपा दिए गए, कि बिजली के बिल के पीछे हम लगे हुए हैं, कि बिजली का बिल, उसका रास्ता हम तलाश नहीं कर रहे। देखिए महंगाई भी नहीं है, आमदनी कम है। आमदनी पे कभी आप और मैं बात करते हैं कि आमदनी कैसे बढ़नी चाहिए तनख्वाहदार की, जो दूसरे हैं छाबड़ी वाला भी, जो बदतरीन गरीब तरीन छाबड़ी वाला है ना, वो भी माल बना रहा है। वो लाएगा 4 रुपये 5 रुपये महंगा तो बेचेगा वो आगे 8 रुपये महंगा, बोलेगा जी पीछे से ऐसी आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। मैं और आप जो तनख्वाहदार हैं, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो हम भी हमारे छाबड़ी पास लगा लें फिर। तो नहीं, छाबड़ी जो क्या करें? मुलाजमत के साथ साथ दूसरे काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, आप देख लें कि वो बेचारे कहीं ना कहीं से तो मामला आ रहे हैं ना। तो आपको टैक्स कलेक्शन, मैं तो अभी तक किया हूँ कि बहुत ईजी है कि आप ये दुकानदारों के ऊपर ये टैक्स लगा दें, और उसके बाद आगे 15 अरब रुपए की बात है। 15 अरब रुपए तो एक डिप्टी कमिश्नर का बजट होता है। 15 अरब रुपए ये जो हम बिजली हमारी केयर टेकर भट्ट साहब से ही बोल रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो बोल रही है 15 अरब का यानी एक पैकेज भेजा है कि जनाब, ये तो आपके एक डिप्टी कमिश्नर की मार है। एक डिप्टी कमिश्नर का ये बजट है, वो सारे इधर उधर से आपको कलेक्ट करके दे देगा। यानी सिर्फ IMF से माहदे को फुलफिल करने के लिए सारे उसूल, सारे ज़ाब्ते, सारे कानून याद आ रहे हैं, और दूसरे मामलात में आपको कानून याद नहीं आ रहे, कोई और ज़ाब्ते आपको याद नहीं आ रहे। ये देखें, यही बात आ रही है सारी चीज़ें अब। और दूसरी, जैसे अब ये कह रहे हैं कि जी जो हमारे ये आर्मी चीफ साहब जो कराची का एक विजिट था, उसमें बड़ा अच्छा कि जी बिजनेसमैन से मुलाकातें की, उसमें बहुत सारा 50 अरब डॉलर से लेके अब 100 अरब डॉलर पे चला गया है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब आएंगे, जो UAE के जो हेड है वो आएंगे, उनसे क्या किस तरह से मामलात होंगे। ये तो एक प्रोग्राम है ना, इसको अमली जामा हम सब ने मिलके पहनाना है कि एक हमारे सामने आ गया, एक प्लान सामने आ गया, उसको कैसे आगे करें, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर इफ और बट की बात करें, हम उसे कामयाबी पे आगे जाना चाहिए। आज जैसे बजट वो आ रहा है डॉलर का कि जी सट्टा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया तो वो सारे 10 रुपए कम हो गए ओपन मार्केट। ओपन देखें, मिनी चेंजर्स बंद करना पड़ेंगे शुमाइला। ये फॉरेक्स, आपको याद है हमने इसी में प्रोग्राम किया था, एक फॉरेक्स कमेटी, फॉरेक्स कंपनी के सरबराह भी थे जो इंपोर्ट करने के लिए इजाजत दी गई थी। यानी ये कोई कमोडिटी है कि डॉलर को इंपोर्ट करेंगे, उन्होंने फायदा उठाया फॉरेक्स कंपनी ने, आवाम को और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ बैंक के थ्रू, जो ये हमारे शेड्यूल्ड बैंक है, जो स्टेट बैंक है, उसके थ्रू हमें ये सारा कारोबार करना चाहिए। हमें पता है कि अब डॉलर की कीमत पे कोई भरोसा और एतबार रहा नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, मैनेज करें ना, ये तो और सस्ता हुआ। ठीक है, काशिफ जरा आप हमें बताइएगा कि कुछ उम्मीद अवाम बांधें कि IMF को जो प्लान अरसाल किया गया है कुछ फायदेमंद साबित होगा। देखिए, बिजली के बिल का मसला नहीं है, मसला हुक्मरानों की विल का है। और मैं बसद एहतराम, मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट एटलीस्ट 2-2 जुमले ये भी बोलते कि IMF के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट किया, क्या वो इतने नाबलद थे, क्या इतने उनको नजर नहीं आ रहे थे कि हम क्या टैक्सेस की छूट दे रहे हैं या क्या टैक्सेस लगा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा।
इस बिजली के बिल का या महंगाई का जो इम्पैक्ट आएगा उसका नतीजा इलेक्शन के अंदर जरूर आएगा, जिसका अहाता अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। अब आ जाइए बिजली के आईएमएफ के प्लान के ऊपर। 15 अरब रुपए का डेफिसिट आईएमएफ ने ही मार किया था कि 15 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा, और हुकूमत कह रही थी 6.5 अरब का इम्पैक्ट आएगा। अब 15 अरब के इम्पैक्ट को हुकूमत ने कैसे जस्टिफाई किया है, मैं वो भी आपके सामने रख दूं। हुकूमत ने आईएमएफ को कहा है कि ये 15 अरब रुपया हम किसी और टैक्स की मद से कहीं और से निकाल के पूरा नहीं करेंगे, बल्कि ये 15 अरब रुपया इकसात की सूरत में डिले पेमेंट में जाएगा, और वो इकसात की सूरत में जो डिले पेमेंट में जाएगा उस डिले पेमेंट की जैसे जैसे रिकवरी होगी हम आईपीपीस को वैसे वैसे रिकवरी वापस करेंगे। यानी कि ये 15 अरब रुपए की डिले पेमेंट होगी आईपीपीस की तरफ से। इसमें ना हुकूमत कोई एक सिंगल पैनी दे रही है, ना कोई नया टैक्स लग रहा है। ये अब दूसरा प्लान उन्होंने आईएमएफ के सामने रखा है। मेरा तो रोना ही हो रहा है शुमाइला, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ रो ये रहा हूं। मेरा दुखड़ा ये है कि हजूर जो चैंपियन थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इकोनॉमी को ट्रगर पे लाना था, डॉलर को 250 पे लाना था, अवाम को सस्ती बिजली देनी थी, महंगाई खत्म करनी थी, वो तो आए 14 माह हुकूमत की, उसके बाद पूरी लॉबिंग की, निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सके, अपने मुकदमात खत्म कराए, जदादे रिलीज की, दोबारा लंदन चले गए। काशिफ समधी की बात जी जी, मैं समधी की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं समधी की बात कर रहा हूं जिनका दिफा और जो मुनव्वर भट्ट साहब के बड़े करीबी और महबूब शख्सियत है, वो तो दोबारा लंदन चले गए। और वो जो लंदन गए मसूब दोनों हुक्मरान थे हमारे, उनको आप पीछे से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वापस आ जाओ, अल्लाह का नाम मानो, वापस आ जाओ, और हम अकेले क्यों सारा ये गजब भुगते, आप आए, आप आके हुक्मरानी करते रहे। आप सोचिए ये शहबाज शरीफ को ये दाद दे नून लीग वाले कि उन्होंने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म नॉमिनेट नहीं किया। आप जरा तखय्युल में लेके आइए कि काकड़ साहब की जगह निगरान वज़ीर आज़म होते इसहाक डार साहब, और ये बिजली के बिल्स होते, तो फिर नून लीग का क्या बुरकस निकलता। सो मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि हमें बीइंग मैं तो देखे सहाफत का तालिब इल्म हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि ये सारे का सारा मुद्दा अब आप विल काकड़ साहब की विल के ऊपर आगे खड़ा कर दिया इन्होंने सबका। भाई काकड़ साहब यहाँ पे क्या करे जब आप खुद लिख के देके गए हर चीज, आप उनके बारे में भी तो बोलिए। जी, आईएमएफ से माहिदा किसने आगाज किया था यार, ये भी बताइए काशिफ। आईएमएफ से माहिदा किसने किया था? हाँ जी, आईएमएफ से मुआहिदा तहरीक इंसाफ ने किया, तहरीक इंसाफ ने उसको वायलेट किया, तहरीक इंसाफ ना अहल जमात थी, उसी वजह से ये आए, इन्होंने आके नहीं है, सबका इसमें कसूर है। मुनव्वर आप क्या कह रहे हैं, हम देख लेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे भाई को जरा अपडेट कर दे कि इसहाक डार साहब लाहौर में है। आज उन्होंने दाता साहब का जो उर्स है वहां पे उन्होंने गुस्ल दिया और चादरें चढ़ाई हैं और दुआएं खैर की है। लंदन नहीं गए थे वो? तो ये मेरा भाई चूंकि अपडेट नहीं है यार, आपने कहा कि वहां पे है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वो लाहौर में। तो कर दीजिए हजूर, मेरी तस्दीक करिए, लंदन नहीं गए तो गए थे, तो उसमें हर्ज क्या हो गया? मैंने आपसे ये अर्ज किया सर, बात तो सुन लेना। नहीं तकलीफ नहीं, जर्नलिस्ट वाली बात करो, जर्नलिस्ट वाली बात करो। मेरी चलिए, अगर गए थे तो वापस आ गए ना, बात को खत्म करें। हम हमें ब्रेक पे जाके लंदन में है ख्वाजा जब वापस आएंगे, काशिफ और मुनव्वर यार आप वापस आ गए ना, वापस आ गए, अब आवाम का वो सामना करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। क्या बताए जिस सामने आएंगे, और क्या सिंध हुकूमत के लिए अब कड़ी आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे सिंध में माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फैसला कर लिया गया है, और ये कार्रवाइयाँ कितनी नतीजा खेज साबित होंगी, इस पर इम्तियाज़ साहब आप क्या समझते हैं? सिंध में क्या माफिया सिर्फ सिंध में और माफियाज कहीं नहीं? अभी तो सिंध से निपटेंगे ना? नहीं, सिंध से तो बहुत अरसे से निपटा जा रहा है। मैं तो जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 1992 में, उस वक्त भी यही था कि 72 मछली वाली खबर ही झूठी थी, जो 7-8 साफियों ने बनाई थी, यहीं पे बैठ के बनी थी। 72 मछलियाँ बताएं क्या हुआ उन 72 मछलियों का।
माफियाज किस किस्म की होती है माफियाज? भाई कच्चे में होगा, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ होगा, कच्चे में कोई माफिया नहीं होती और वो उनको डाकू होते हैं। सारी यहाँ पर आता है कि जनाब ये सारी एक बड़ा स्कैंडलाइज करके ना बड़ा चढ़ा के होता है कि जनाब ये ऑपरेशन होगा, इस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे शाजिया मरीज जी 97 अरब रुपए बरामद हो गए। ओ भाई किसने बरामद कर लिए? पहले था कि जी शर्जील मेमन की ओ कश्ती पे छापा, आग लग गई और अरबों पता ही कितने ज़्यादा पकड़ लिए। आगा सिराज के घर से ये पकड़ा गया, फला के घर से ये पकड़ा गया। कभी साबित हुआ? ये सिर्फ खबरों के अलावा इतने पैसे पकड़े गए, वो कहाँ चले गए भाई? जिन्होंने छापा मारा वो अपने घर पे ले गए, घर पे ले गए तो उनके खिलाफ FIR करो। जो सारी चीज़ें हो गई, आगा सिराज दुर्रानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, ये 6-7 लोगों को मैं देखता हूँ कि ये हर तारीख पे एहतसाब कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। आज तक फैसला नहीं हुआ एहतसाब। कल हम एक गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब वो परवेज़ इलाही को उन्होंने रिलीफ दिया, वो जी जज छुट्टी पे चला गया। और भाई यहाँ पे एहतसाब अदालत में जज अक्सर छुट्टी पे होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? तो ये माफियाज के नाम पे एक तो बताया जाए माफिया कौन सी है, किसके खिलाफ हो रहा है। मुकेश कुमार चावला का जनाब है, कच्चे के डाकू हैं, अमनो अमान है, पता नहीं कौन कौन से माफिया हैं जिनके अमनो खिलाफ अमान पे बात हो सकती है। होगी। अमनो अमान के लिए हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब है, उन्होंने ठीक चल है। दिया। काशिफ से जरा हम बात कर लेते हैं, जरा वक्त कम है जी। काशिफ, शुमाइला, जो आर्मी चीफ साहब की बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है उसमें जो उन्होंने शिकायत सामने रखी हैं उसमें उन्होंने कहा कि तवान लिया जाता है, भत्ता लिया जाता है, कब्जा किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रेंजर्स को जो है वो फ्री हैंड दिया गया है कि बिला तफरीक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस बिला तफरीक का मतलब किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात सामने आई है कि 10 से 12 अरब डॉलर का एक जखीरा जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल मार्केट प्ले कर रही है डॉलर की, जिसमें मेजर हिस्सा उनका ये कहना है कि सिंध के एरियाज में जो है वो जखीरा अंदोजी की गई है, वो मार्किंग हो चुकी है, उसके ऊपर भी आइंदा आने वाले दिनों में कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बिजनेसमैनों को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि गैर जरूरी तौर पे ना नैब ना FIA आपको तंग करेगी, आप फ्री विल के साथ बिजनेस कीजिए। और आखिर में एक बात बताता चलूं, 80 अरब डॉलर की एक पैकेज जो है उसकी एक शुनीद सुनाई गई है, जिसमें 25 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया का है, 25 अरब डॉलर UAE का, 15 अरब डॉलर कतर और 15 अरब डॉलर कुवैत का है, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगा। दिसंबर तक का टाइम लाइन है, ताकि उसके बाद ये होगा कि जो डॉलर का स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाएगा और मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात तय की गई है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जो सिस्टम की हर्डल्स है, उनको एड्रेस करने के लिए इदारा खुद उस पर इंटरवीन करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए शुमाइला सिंध का बोला है काशिफ ने कि 12 अरब डॉलर पार कुएं में। आज मैं बोस्तान साहब को सुन रहा था, बोस्तान साहब ने बताया पिंडी में सबसे बड़ी मार्केट है ये 2 नंबर की मिनी एक्सचेंजर की, जो डॉलर को मोनोपोलेट करते हैं, ब्लैक करवाते हैं, और पिंडी में आज ऑपरेशन हुआ बोस्तान, बकौल बोस्तान साहब के। ठीक है मुनव्वर, वैसे तो आप पंजाब में हैं, लेकिन बताइएगा कि सिंध में जो कार्रवाइयां होने वाली हैं माफियाज के खिलाफ, कुछ फायदा आपको इसका होता नजर आ रहा है? मुझे सिंध का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बलूचिस्तान में जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। कोयटा जो है वहाँ की जो मार्केट है उसमें सर्विलेंस लग गई और रेड्स भी हुए। इसी तरह पेशावर में भी रेड्स हुए, लाहौर में भी रेड्स हुए। कराची के मुतल्लिक तो मेरा भाई खुद बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये रेड्स हुए। और ये मेरी खुद से बात हुई है एक बड़े मनी एक्सचेंज वाले से, तो उन्होंने कहा जी कि आर्मी का डंडा अब डॉलर नीचे जा रहा है और नेक्स्ट वीक तक जो है डॉलर वो 300 की फिगर में पहुंच जाएगा। ये मेरी आज प्रोग्राम में बैठने से थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो अभी तक जितनी भी ये कैलकुलेशन हुई है उसमें सबसे ज़्यादा डॉलर की जो ट्रांजिट हो रही है वो पेशावर के रास्ते से हो रही है। सही। और वो अफगानिस्तान जा रहा है। ठीक है। और वहाँ पे पेशावर के 2 बड़े मनी एक्सचेंजर है, उनके रेड भी हुए हैं और वो ताले लगा के गायब हो गए थे। तो यहाँ पे कोयटा से जो अभी जो स्मगलिंग के जरिए तेल आ रहा था और दूसरे जो चीजें आ रही थी ईरान से अनकंट्रोल्ड, उसके ऊपर भी उनको वार्निंग दी गई है। और जो वहाँ पे दफाई चेक पोस्ट वाले स्टाफ के अफसरान है उनको ये वार्निंग दी गई है। और
अगर इसी तरह डंडा बिला इम्तियाज हुआ तो यकीनी तौर पे यानी बॉर्डर्स पर जो है कार्रवाइयां शुरू हो शुमाइला गई हैं। देखो, मैं तो कितने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि भाई रहमान में डंडा उठाएंगे सारा मसला हल हो जाएगा। डॉलर का यानी भी, लातों के भूत है, बातों के भूत नहीं है। चीनी विनी सबका सही मसला है। हल हो जाएगा। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और सिंध के आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है कि ये जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी इससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, जराइम से जान छूटेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।